अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत हो गई मॉमीज़ और मॉमी टू बीज़ की बात, अब आते हैं बेबीज़ की तरफ। बिल्कुल, तो जब आपका बेबी न्यू बॉर्न होता है, स्पेशली जब वो फर्स्ट बॉर्न होता है, सो इट्स बिट हार्श फॉर यू टू टैकल ऑल द थिंग्स। मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी। जब मुझे वो मुश्किल होती थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि वंस आई कोप अप विद दीज थिंग्स, तो मैं जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और वो लोग जो बिल्कुल न्यू न्यू पेरेंट हैं, फर्स्ट बॉर्न है जिनके घर, उनको गाइड करूँगी। अच्छा, होता ये है कि लाइक मेरी सिस्टर जो है, अ, मेरे बेबी और मेरी सिस्टर में 15 ईयर्स का गैप है, ठीक है। तो हमें लगता था कि हम उसके साथ करते आते थे, उसको हमने उसकी जो है उसकी पेरेंटिंग की, अपब्रिंगिंग की, उसकी जब वो छोटी थी तो काम किए, तो हम इजीली आहिद का भी कर लेंगे। बट 15 ईयर्स का जो गैप होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसमें हम सब कुछ भूल चुके थे। तो जब आहिद आया तो हमने बिल्कुल ही सब स्क्रैच से स्टार्ट किया। एंड देन उसी वक्त मेरी लर्निंग हुई कि कैसे बच्चों की हैबिट्स को शेप करना है, कैसे उनको डाइट किस तरह देनी है, उनकी डाइट का ख्याल किस तरह करना है, ठीक है जी। और किन किन बातों का इनिशियली जब बेबीज़ होते हैं तो उनका ख्याल रखना है। तो आइए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस बेबीज़ में बहुत नॉर्मल होता है। यूजुअली वो ट्रीट हो जाता है सनलाइट के थ्रू, लेकिन मुझे अपने बेबी को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था इस वजह से, क्योंकि हमें लगा था कि उसे फर्स्ट डे सेकंड डे जॉइंडिस के कोई सिम्टम्स नहीं थे। हमें लगा कि इसे जॉइंडिस नहीं है। हम उसे घर ले गए और जब हम उसे घर ले गए तो वो बहुत क्रैंकी हो गया और बहुत ज़्यादा ना रोने लगा। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है न्यूबॉर्न्स में, अगर उन्हें जॉइंडिस हो, वो बहुत ज़्यादा रोते, तो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। खैर, हम उसे फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास लेके गए, चेकअप करवाया। तो जब चेकअप करवाया, उन्होंने कहा कि इसको जॉइंडिस है और इसका ब्लू रिबन का टेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि अगर इसका ब्लड ग्रुप जो है वो मदर की तरफ है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो उन्होंने कहा कि अगर इसका ब्लड ग्रुप मदर की तरफ है तो जॉइंडिस बहुत तेज़ी से नहीं फैलता। और अगर इसका ब्लड ग्रुप इसके फादर की तरफ है, मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, अगर फादर की तरफ है तो जॉइंडिस तेज़ी से जो है वो फैलेगा। तो अब उन्होंने दो टेस्ट कराए, ब्लू रिबन का टेस्ट करवाया और एक जो है वो जॉइंडिस का टेस्ट कराया। अच्छा, जो एक ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाया। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट ये आई कि आहिद का बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है वो उसके फादर की तरफ है, तो जॉइंडिस जो है वो तेज़ी से बढ़ा। और इसका जो ब्लू रिबन की वैल्यूज़ थी वो भी 15 अबव थी। जो 15 अबव होती है तो वो हॉस्पिटलाइज करते हैं, 15 होती है तो वो कहते हैं कि घर में ही सनलाइट दिला दीजिए रेगुलरली, या बिलो देन 15 भी हो, 12 से एक्सीड कर जाए तो वो कहते हैं कि घर में ही आप सनलाइट दिला दीजिए और वो ठीक हो जाएगी। अब हमें जो इसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, अच्छे इसकी रीज़न ये थी कि मेरी बेबी को फोर्थ डे हो चुका था। इस वजह से फोर्थ डे का भी समझो रात हो रही थी, इस वजह से जो है उसका जल्दी से वो फैल गया था। अगर हम थर्ड डे ही, क्योंकि हमें लगा था कि फर्स्ट या सेकेंड डे में जॉइंडिस का होता है और फर्स्ट या सेकेंड डे में हमें उसमें कोई सिम्टम्स ही नजर आए, हमने कहा नहीं। मुझे तब पता चला कि जॉइंडिस जो है वो बच्चों में थर्ड डे से ही उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो जब आपका बेबी 3 डेज का हो, आपने बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि जॉइंडिस इट्स क्वाइट नॉर्मल इन बेबीज, परेशान होने की बात नहीं है। आपने नज़र रखनी है उसकी आइज़ पे, आइज़ येलो होने लगती हैं, स्किन पे, कि स्किन येलो तो नहीं हो रही। आहिद की स्किन येलो होने स्टार्ट हो गई थी, स्किन पे रखनी है, आइज़ पे नज़र रखनी है। और इसके अलावा उसकी मूड स्विंग्स को देखना है। जैसे मैंने बताया कि बेबीज बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत रोने लगता है। और बिफोर जॉइंटिस वो बहुत ज़्यादा रोता रहता था, रोए जा रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि इससे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अल्लाह न करे अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े तो वो भी कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी जब मैं पैदा हुई थी तो जॉइंटिस था और मेरा जो ब्लू रिबन की वैल्यू थी वो 32 थी, बहुत ज़्यादा जॉइंटिस था मुझे। और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हॉस्पिटलाइज रखना पड़ा था। तो वो होता यही कि हॉस्पिटलाइज, अगर आहिद को अपने सिर्फ एक दिन रखा था, तो हॉस्पिटलाइज रखते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना होता है, यूवी जैसे इंक्यूबेटर होता है वैसे ही बॉक्स होता है। उसमें वो बेबीज की जो आईज होती हैं वो इट्स
रियली वेरी पेनफुल। जब मैंने देखा था आहद को तो मैं पूरे एक दिन तक मैं रोती ही रही थी, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है कि वो जो आइज़ होती है आइज़ पे पट्टी बांध देते हैं ताकि जो उसकी यूवी लाइट्स की जो रेज है वो बच्चे की आइज़ पे अफेक्ट ना करें। वो ब्लू कलर की यूवी लाइट्स होती हैं उसमें रखते हैं और एक ड्रिप होती है वो चल रही होती है इसके साथ। आपको बेबी को जो फीड देना होता है, अगर वो फार्मूला मिल्क पे तो फिर आप फार्मूला मिल्क और फीडर उसकी वहीं भिजवा देंगे जो नर्सरी होगी या जो भी सेक्शन बना हुआ होगा हॉस्पिटल में। और अगर आप बेबी जो है वो मदर फीड पर है तो फिर मदर फीड के लिए आपको पंप करके फीड देना होता है। उसके लिए फिर आपको एक ब्रेस्ट पंप चाहिए, फीडर्स चाहिए, आप पंप करके देंगे। मेक श्योर कि जब भी आप फीडर लें हॉस्पिटल से या क्योंकि आप हॉस्पिटल में होते हैं आपको वहीं पंप करके देना होता है, तो आप उनको अपना फीडर और अपना पंप दोनों भेजें और उनसे कहें कि हर फीड के बाद इसको स्टरलाइज करके वो आपको दें ताकि कोई जर्म्स ट्रांसफर ना हो। मैं यही करती थी, मैं उनसे फीड करने के बाद उनको पंप भी भेज देती थी, उनसे कहती थी स्टरलाइज करके मुझे दोबारा भेजें, फिर वो मुझे भेजते थे, फिर पंप करके फीड भेजते थे हम उसे। तो इसी तरीके से हमने जो है वो टाइम ड्यूरेशन गुजारा। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि मुझे पता चला कि अगर आप पैदा होते हैं आपको तभी जॉइंटिस हो जाता है तो फिर आपको लाइफ टाइम कभी जॉइंटिस नहीं होता, क्योंकि जॉइंटिस यूजुअली वंस इन अ लाइफ होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये थी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका बेबी 2 डे का हो आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है। 3 डे से तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखनी है, आइज येलो ना हो, क्रैंकी ना हो, बहुत ज़्यादा रो ना रहा हो और स्किन येलो ना हो, ठीक है। उसके बाद जब हम आहद को घर लाए थे तो भी हम सनलाइट दिलवाते थे। अच्छा, सनलाइट कौन सी दिलवानी होती है बच्चों को, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि वो धूप जो बेसिकली सुबह हम इससे 7 बजे दिलवाते थे, उन्होंने कहा था कि आप 6 बजे से धूप देखना स्टार्ट करेंगे, वो धूप जिसमें आप अगर खुद भी खड़ी हो रही हैं तो वो आपको इरिटेट नहीं करी, लाइक चुभ नहीं रही, वो धूप बच्चों को दिलवाते। वो जो बहुत एक्सट्रीम गर्मी वाली धूप होती है वो आपने नहीं दिलवानी, और वो जो बहुत लाइट सी धूप सुबह फजर के बाद सूरज की जो पैरी किरणें होती है वो भी नहीं दिलवानी। वो धूप जो काबिल बर्दाश्त हो, जिसे आप खुद बर्दाश्त कर सके, वो आपको चुभ ना रही हो, वो दिलवानी है। और जब तक दिलवानी है जब तक धूप आपको खुद इरिटेट ना करने लगे। अगर वो आपको चुभन होने लगे धूप से, उसकी तपिश महसूस होने लगे, तो बच्चे को बस फिर वही धूप दिलवानी है। उन्होंने 2 टाइम्स कहा था कि एक मॉर्निंग में दिलवाइए और एक इवनिंग में दिलवाइए। आपने भी यही करना है कि अगर बेबी को जॉइंटिस तो मॉर्निंग और इवनिंग में जरूर दिलवाइए। लेकिन अगर बेबी को जॉइंटिस के सिम्टम्स आ गए हैं, आपको लगा है, तो सिर्फ धूप ना दिलवाइए, अपने पेडिएट्रिशियन या अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछ लीजिए, टेस्ट करवा लें, वो रेंजेस चेक कर लें। फिर अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप घर में ही रख के धूप दिलवाइए तो घर में रख के धूप दिलवाइए, और अगर वो आपको एडवाइस करते हैं हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए तो करवा दीजिए। समटाइम्स लोग ये भी करते हैं कि ज़रूरत होती है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम सनलाइट ही दिलवाते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाते हैं, लेकिन जॉइंटिस की वजह से जो अंदर थोड़ी सी, क्योंकि जब आप घर में ही सनलाइट दिलवा रहे हो ना तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम दिलवाना पड़ेगा और जॉइंटिस ज़्यादा देर रहेगा। और जब आप बाहर उसको यूवी लाइट्स में रखवा देते हो हॉस्पिटल में तो वो जल्दी ट्रीट हो जाता है। तो अब क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बॉडी में रहेगा तो उसकी वजह से कुछ वीकनेसेस और सारी चीज़ें बेबी में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्लीप टाइम आपने इस तरह से बनाना है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने फर्स्ट मंथ तो वो अपनी जो उनकी रूटीन्स होते हैं उसी को लेकर चलते हैं। सेकेंड मंथ में आपने ये करना है कि डे टाइम में आपने ना उसे अच्छा खासा खिलाना है, जगाना है, उसके साथ खेलिए, बातें कीजिए, उसको हल्का हल्का टमी टाइम करवाइए, उसकी हल्की हल्की मूवमेंट उसके हल्के हाथों से उसकी फीट्स को उसके हैंड्स में कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो डे टाइम में बहुत थक जाएगा तो उसका नाइट टाइम रूटीन खुद ही बन जाएगा, ठीक है। नाइट में आपने कभी भी लाइट बंद नहीं करनी है अगर आपके साथ बेबी है। क्यों? क्योंकि बेबीज मिल्क स्प्रेटिंग कर रहे होते हैं रात को भी, तो अब वो आपने देखा नहीं, उसके फंस गया, कोई चीज़ हो गई या उसको किसी इंसेक्ट ने किसी चीज़ ने काट लिया तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने लाइट बंद नहीं करनी है। अगर क्योंकि हम ज़्यादा कराची में रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ मॉस्किटोज मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने करना क्या है कि अगर आप स्प्रे करते हो तो पहले आपने अच्छे तरीके से स्प्रे करना है, फिर सारी चीज़ें खोल देनी है, उसकी पूरी स्मेल बाहर चली जाए, फिर आप बेबी को लेकर उस एनवायरनमेंट में आओगे। अदरवाइज बेबी के होते वहाँ नहीं करना ये सब, ठीक है। इस तरीके से आप बेबी का स्लीप टाइम मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद ही।
और बच्चों को आपने अगर अपने लैप पे सुला दिया, अपनी गोद में सुला दिया, तब भी आप उसे नीचे ट्रांसफर कीजिए, या उसका कोई रॉकर है, बेबी रॉकर है, उसमें ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, अगर कोई कॉट है तो वो अपने बेड के साथ रख लीजिए, उसमें ट्रांसफर कीजिए, ताकि आप ऑब्जर्व भी करते रहें। लेकिन अपने लैप पे कंटिन्यूसली नहीं सुनाना है, वरना ये आदत हो जाती है। ठीक है, लैप पे सोने की, फिर वो अभी तो शुरू में आप कर लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी उससे। ठीक है, और चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेबी की फीड की, कि फॉर्मूला मिल्क अच्छा है या टॉप फीड बेसिकली वो अच्छा है, या ब्रेस्ट फीड जो है वो अच्छा है, मदर फीड जो है वो अच्छा है। तो बेसिकली तो सबसे अच्छी चीज़ बेबी के लिए मदर फीड ही होती है। लेकिन यूजुअली जब मदर्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो, या उनका सी सेक्शन हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होता है, क्योंकि उनको उस तरीके से लैक्टेशन नहीं हो रही होती है जिस तरह यूजुअली होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको बेबी को टॉप फीड देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा, बच्चों के साथ ये नहीं होता कि अगर वंस मैंने डिसाइड किया, मैंने बताया था कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चे को टॉप फीड नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको शेप होना पड़ता है। और ये अभी से नहीं, अभी से लेके जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इवन कि उनकी शादी हो जाती है, आपको अपने बिहेवियर्स को, अपनी हैबिट्स को, अपनी स्पेशली थॉट्स को शेप करते रहना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। सो अगर बेबी को जरूरत है तो आप टॉप फीड दे दीजिए। टॉप फीड देने के साथ साथ आप कुछ हाइजीनिक फैक्टर्स का ख्याल रखिए। एक तो ये कि अगर आप मिनरल वाटर भी यूज करें, लाइक नेस्ले यूज करो, एक्वाफिना यूज करो, वट जो भी यूज करें, आप उसे भी बॉईल कीजिए। ठीक है, जिस सॉस पैन को बॉईल करें उसे भी अच्छे तरीके से धोइए। हर फीड के बाद स्टेरलाइज कीजिए फीडर्स को। ठीक है, उसके बाद 15 डेज में जो फीडर के निपल्स हैं उसे चेंज कर दीजिए। मैं 1 मंथ में सारे फीडर डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ और चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, आप लोग मुझसे कहेंगे कि आप ये कैसी बात करिए, अगर हमने इवेंट का फीडर लिया है तो हम उसको कैसे चेंज करें? अगर आपके पास ग्लास फीडर है तो फिर सब आप निपल्स चेंज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ग्लास फीडर नहीं है, प्लास्टिक फीडर्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नॉर्मल क्वालिटी के प्लास्टिक फीडर्स लीजिए, ताकि आप हर मंथ उसे चेंज कर सकें। चाहे हम कोई से भी ब्रांड का फीडर ले लें, उसमें जर्म्स आ जाते हैं अगर वो प्लास्टिक फीडर है। ठीक है, और न्यू बॉर्न्स के साथ ग्लास फीडर को लेना थोड़ा सा रिस्की हो रहा होता है। ये न्यू बॉर्न्स का टोडलर्स के साथ तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो गिरा दें, कर दें, तो ग्लास फीडर्स इस तरह रिस्की होते हैं। हम अदरवाइज अगर ग्लास फीडर्स हैं तो उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको सिर्फ निप्पल चेंज करना है। ठीक है, ब्रशेस आते हैं, ब्रशेस से आपने अच्छे तरीके से वॉश करना। अच्छा, वॉश करने के बाद जो फीडर है उसको आपने सनलाइट में ना देखना है कि उसमें कोई छोटा सा भी पार्टिकल प्रीवियस मिल्क का रह तो नहीं गया। अगर वो रह गया है तो आपने उसको अच्छे तरीके से साफ करना है, फिर उसको स्टेरलाइज करना है। मैंने इस तरह से किया हुआ है कि मैंने 5 फीडर्स लिए हुए आहद के, और मैं हर फीड के बाद स्टेरलाइज करती हूँ। एट अ टाइम मेरे पास 5 फीडर्स होते हैं, हर फीड के बाद स्टेरलाइज करती हूँ। 15 डेज में निपल चेंज कर देती हूँ, और वंस इन अ मंथ जो है मैं वो सारे फीडर्स डिस्पोज ऑफ करके न्यू लेती हूँ। ठीक है, मैं शील्ड यूज़ करती हूँ, और ग्लास फीडर्स में मैं रूट्स यूज़ कर रही हूँ। शील्ड की फीडर की जो निपल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसी है कि 15 डेज चल जाती है, उसके बाद जो है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट उनकी वो बजट फ्रेंडली हैं, अफोर्डेबल हैं, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि रूट्स की, तो रूट्स के निपल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो आराम से 2-3 मंथ चल सकते हैं। लेकिन आपको वो भी जो है वो आप 1 मंथ में चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो जी, ये हो गई फीडिंग की बात। फीडर्स के बाद फॉर्मूला मिल्क ये है कि आपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि वो उसका जो वॉशरूम का पैटर्न है वो जो यूजुअली कलर होता है वो येलो होता है, अगर ग्रीनिश की तरफ जा रहा है तो वो फॉर्मूला मिल्क आपने स्टॉप करना है और डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि ग्रीनिश की तरफ उन फॉर्मूला मिल्क से बच्चों को एलर्जी हो रही होती है जिसमें आयरन की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने स्टॉप करना है और फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, फिर नेक्स्ट दिखवाना है। इसी तरह ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर आपने उस ग्रीनिश जो बेबी का वॉशरूम है उसको अवॉइड कर दिया तो वो फिर मोशंस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करते रहना है। ब्राइट येलो, मस्टर्ड येलो, ये येलो कलर जो होता है बेसिकली वो कलर है। और मुझे भी पहले इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घिन आती थी, लेकिन जिनके बच्चे हैं, जब जो मदर्स होती हैं उनको ये सब ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। इसकी वजह है
क्योंकि ज़ाहिर है ये बेबी हो तो बता नहीं सकता, उतना छोटा है, तो हमें ऑब्जर्व करना होता है उसमें ये चीज़ें ना। तो एक ये चीज़ें हो गई, और बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजीन फैक्टर्स के बारे में। तो हाइजीन फैक्टर्स के बारे में पहला टॉपिक तो हो गया कि हमने बच्चों को बाथ देना है, एक दिन का गैप करके देना है, रेगुलरली देना है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब अभी बच्चों को आपने लगाया है, उन्होंने स्प्लिटिंग कर दी, तो अगर उन्होंने स्प्लिटिंग कर दी, आपने वाटर वाइप्स लेने हैं या वेट वाइप्स लेने हैं, ये मेरे पास यहाँ है, ठीक है। इसी से हम जो है जब बच्चों को क्लीन करना होता है वॉशरूम वगैरह, तो वो भी इसी से करते हैं। इसी से आपने क्या करना है, इस तरीके से ये लेना है, और बच्चे की जो नेक है ये ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो ये वेट होता है, काफी गीला होता है, सही है। तो बच्चे की जो नेक है उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है, फेस एक दफा क्लीन कर देना है, उसे साफ सुथरा रखना है, ठीक है जी। दूसरी चीज अगर हम देखें कि अगर उसकी बात करें कि जो बच्चे वॉशरूम कर देते हैं, तो उसको कैसे आपने क्लियर करना है। तो आपने उसको क्लियर किस तरह से करना है कि आपने उसका पैम्पर चेक करते रहना है, ठीक है। हर जब वो छोटा बच्चा है, आपने हर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में पैम्पर चेक करना है, या बहुत 1 आवर में आपने पैम्पर चेक करते रहना है। जैसे ही उसने गंदा होना है, बहुत ज़्यादा होना है, आपने उसको चेंज कर दिया, उससे क्या होगा कि उससे रैशेस नहीं होंगे, ठीक है। पैम्पर चेंज करते रहना है, और आपने टैप वाटर से उसको साफ नहीं करना है। उसकी वजह क्या है कि जब हम टैप वाटर से साफ करते हैं, और साफ करने के फौरन बाद अब हम बच्चों को इतना खुला तो छोड़ नहीं सकते, हमें फौरन पैम्पर बांधना होता है, हम फौरन पैम्पर बांध देते हैं, बच्चे को रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने यही वाली वाइप्स यूज करनी है, वाइप्स को यूज करना है, और वाइप से ही जो है वो आपने साफ करनी है सारी चीज, ठीक है। और एक ये चीज़ हो गई, एक बार टाइम चीज़ हो गई। दूसरी आपके हाइजेनिक फैक्टर्स हो गए कि आपने जो है वो साफ सुथरा रहना है। थर्ड चीज़ ये हो गई कि फीडर की हाइजीन को मेंटेन करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया था, पानी बॉइल्ड होगा सारा, वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। सारी चीज़ें बॉयल करके यूज़ करनी है। फीडर हाइजीन की बात हो गई। उसके बाद क्लोथिंग की बात कर लें तो आप बच्चों के कपड़ों को रेगुलरली धोइए, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं भी हैं, बच्चों के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, लेकिन आपने उसे डेली बेसिस पे वॉश करना है, अच्छे तरीके से सोक करना है, देन फिर बेबी को पहनाना है। और अगर आप नहला नहीं भी रहे तब भी रेगुलरली बेबी की ड्रेस चेंजिंग कीजिए, उससे कपड़े जो है बदलते रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जब कपड़े बदल रहे हैं तो एक वेट वाइप लीजिए, या नेक का पार्ट बच्चों का ना यूं यूं में वो हुआ होता है, अगर बच्चा हेल्दी है, नेक के पार्ट पे कीजिए, अंडर आर्म्स उस पे कीजिए, इन सारी जगहों को क्लीन रखिए। और जब नहलाइए तब भी अंडर आर्म्स को अच्छे तरीके से खोल के बहुत हल्के हाथ से उसको आपने साफ करना है, ताकि वो साफ रहे। नेक के पार्ट को हल्के से ऊपर करके उसे साफ कर देना आपने, ठीक है जी। तो ये हो गए हाइजीन फैक्टर्स की बात। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स में और भी चीज़ें इंक्लूडेड है कि जो बेबी के नेल्स हैं उन्हें किस तरीके से ट्रिम करना है। तो ट्रिमर्स आते हैं मार्केट में बेबी के जो नेल्स ट्रिम करने के लिए, नेल कटर यूज़ मत कीजिए, उनसे ट्रिम कर लीजिए। उसके पीछे गाइडेंस लिखी होती है पूरी, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ, गाइडेंस लिखी होती है पूरी कि कौन से नेल जो है वो कौन सी एज के लिए कौन सा उसका जो ट्रिमर है वो आपने यूज़ करना है, तो वो यूज़ कीजिए, नेल कटर्स यूज़ नहीं कीजिए, ठीक है। मेरे पास बेबी ट्रिमर है, मैं जो है आपको दिखा भी दूंगी वो किस तरह से होता है। अच्छा, अगर हम पैम्पर्स की बात करें कि रैशेस हो जाते हैं, तो पैम्पर्स में ये वाले यूज़ कर रही हूँ मैंने, ये ग्रापेक्स गोल्ड है, ठीक है। ये रैशेस के लिए मुझे बहुत बेस्ट लगे। पहले मैं दूसरे पैम्पर्स यूज़ कर रही थी आहिद को, लेकिन उसको रैशेस हो गए थे। रैशेस किस तरह हुए कि हम पोर्टलैंड गए थे, और वहाँ पर ये हुआ कि हमने उसको टैप वाटर से जो है ना वो वॉश करवा दिया, और टैप वाटर से वॉश करवाने के बाद जो है ना हम उसे बेसिकली वॉशरूम ले गए थे। वहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं था कि जिसमें हम प्रॉपर वाइपिंग वगैरह करें, तो हमने उसे टैप वाटर से साफ कर दिया और पैम्पर बना दिया। अब हमने उसे टैप वाटर से गीले में जब पैम्पर बनाया उससे रैशेस हो गए, तो उसके बाद काफ़ी दिन वो चले, फिर मैंने ये वाले पैम्पर्स जो है यूज़ किए, तो इससे जो है वो काफ़ी उसके रैशेस बहुत जल्दी कम हो गए। ये एब्जॉर्ब भी अच्छा करते हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी भी अगर हम इसकी चेक करें ना, तो इसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी इलास्टिसिटी आप चेक कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी है। स्टिकर जो है इसका, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये देखो ये काफ़ी अच्छी है। इसका जो ये वाला स्टिकर है काफ़ी अच्छा है, बार बार खोलने बंद करने के लिए, स्पेशली जब आप पॉटी टाइम जो है वो करवा रहे होते हो, या बच्चों को पॉटी लर्निंग करवा रहे होते हो, तब आपको बार बार उसको खोल खोल के देखना पड़ रहा होता है, तो उसके लिए ये अच्छे हैं। एक वो पैम्पर जो बिल्कुल पैंटी की तरह होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हाइजीन फैक्टर में कवर करेंगे।
और मेरे एंड से यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरा कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। मजीद हम किन चीज़ों पे वीडियोस बना सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ है जो बीइंग अ मॉम आप फेस कर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की थी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके आप सॉल्यूशंस चाह रहे होते हैं, चाहे वो बेबी के बिहेवियर को लेकर है, बेबी के हाइजीन फैक्टर्स को लेकर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहें। ठीक है जी, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।